हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुयुक्ति आईएएस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली में मैं आपको एक ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कराने जा रहा हूं और ये सीरीज़ जो है हमारी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, राइट। अब इस एनसीईआरटीज़ में हम कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर करेंगे? तो हम 11th की एनसीईआरटीज़, राइट, और 12th की एनसीईआरटी दोनों कवर करेंगे। तो देखो, ये जो है हम इंडियन ज्योग्राफी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो गो थ्रू द ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि हमारा 12th क्लास का पार्ट है। ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससीज़ के फाउंडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कि जैसा यहाँ पे लिखा है कि आपने पहले इंडिया का मैप देखा होगा काफ़ी बार, उसमें आपने सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट जो लैटीट्यूड हैं और लॉन्गिट्यूड्स को भी देखा होगा। अब देखिए, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इंडिया के लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, राइट। अब अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो 37 डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ आपको शो कर रहा होगा। तो ये 37 डिग्री जो 6 नॉर्थ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लैटीट्यूड्स क्या होते हैं। सपोज़ करो ये हमारा वर्ल्ड है, राइट, ग्लोब मान लीजिए आप ये। अब इस ग्लोब में जो आपकी वर्टिकल इमेजनरी लाइंस रहेंगी, हॉरिजॉन्टल वाली रहेंगी लॉन्गिट्यूड, राइट, और जो वर्टिकल रहेंगी हॉरिजॉन्टल वाली रहेंगी आपकी लैटीट्यूड्स, राइट, और जो वर्टिकल रहेंगी वो आपकी रहेंगी लॉन्गिट्यूड्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस ऑन द ग्लोब, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लैटीट्यूड, राइट, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो 37 डिग्री, एक सेकेंड, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आप जब देखोगे, ये हमारी हो गई लैटीट्यूड, राइट। इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो 37 डिग्री 6 रेडियन। अब देखो, जो हमारे यहाँ पे ये आपको जो लैटीट्यूड्स दिख रही हैं, इन लैटीट्यूड्स में जो डिस्टेंस होता है वो होता है दो लैटीट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, राइट। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती हैं, इनमें जो है डिफरेंस ज़्यादातर जो है सिमिलर ही रहता है, और ये जो हैं जब पोल्स की तरफ जाती हैं तो ये पोल्स की तरफ जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, दे कन्वर्ज एट पोल्स, जबकि लैटीट्यूड में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही होगी तो ये इंडिया की लॉन्गिट्यूड है, राइट, और ये क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल में लैटीट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में 37 डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ, ये हो गया हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। क्या हो गया हमारा? ये नदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अब ये नदर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते क्या हैं? तो ये पॉइंट लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। अब कोल से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है वो ज़्यादातर जो फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स जो है जम्मू कश्मीर रीजन में कंसंट्रेटेड रहती है, इसलिए कोल से होता है कर्नल, तो आप याद कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा 6 डिग्री 45 रेडियन नॉर्थ, तो ये जो है ये इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, राइट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, अगर मेनलैंड की बात करोगे तो हमारा ये जो है तमिलनाडु रीजन में पड़ता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं केप कॉमरिन। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं केप कॉमरिन, ये आपको याद रखना है, राइट। और ये जो 68 डिग्री 7 ईस्ट, ये क्या है हमारा? ये हमारा है लैटीट्यूड,
ठीक है, क्या हमारा ये लैटीट्यूड है। तो ये लैटीट्यूड अब ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है गुजरात में। अब गुजरात में जहाँ ये लाई करता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गोहार मोटा, राइट, गोहार मोटा, ये इसका नाम है। अब ये देखिए 97 डिग्री 25 ईस्ट, अब इसका क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वो है आपका क्या है, किबितू। ये कहाँ लाई करता है, ये आपका लाई करता है अरुणाचल में, किबितू, राइट। तो ये हो गया क्या हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने देख लिए, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि ये सब दिया हुआ है कि मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये तो हमने देख ही लिया है। और क्या बोल रहा है ये कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर एक्सटेंड करती है टुवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब हम ये देखेंगे कि टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है ना, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। चलो तो देखो दोस्तों, अब ये है हमारा इंडिया का मैप और हम देखने जा रहे हैं क्या, हम देखने जा रहे हैं कि वाटर में इंडिया का कैसे कैसे जोन बनता है, राइट। जैसे हमने अभी टेरिटोरियल लिमिट के बारे में वहाँ पे पढ़ा या फिर टेरिटोरियल सी हम बोल सकते हैं। तो देखो सपोज़ करो कि कोई भी देश है, अगर उस देश से आपको टेरिटोरियल लिमिट पता करना है, राइट, तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1982 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, इसको हम बोलते हैं अंक्लोज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1982 में। तो इसके कुछ रूल्स हैं, राइट, उसके हिसाब से जो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स होती हैं। और अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट में कुछ दिक्कत आती है, बाउंड्री अगर फिक्स करने में कोई दिक्कत आती है, तो इनका एक आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वो जो है फैसला सुनाता है। अब हम देखते हैं कि ये डिसाइड कैसे होती हैं। तो देखो सपोज़ करो ये इंडिया है, सपोज़ क्या ये है ही हमारा प्यारा भारत, राइट। तो अगर ये इंडिया के क्या होता है, कोस्टल लाइन से ये एक बेस लाइन खींची जाती है। अब इस बेस लाइन के अंदर जो वाटर होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये इंटरनल वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये इंटरनल वाटर कैसा होता है, जैसे सपोज़ करो कि आप गोवा गए हो ना, तो आप वहाँ पे बीच पे बैठे हो, तो वो क्या है, एक इंटरनल वाटर है। उसके कुछ दूर आगे से जाके एक बेस लाइन खींची जाएगी, राइट। उस बेस लाइन से हमारा जो है बॉर्डर एक तरीके से शुरू होता है। अब ये बेस लाइन क्यों खींची जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि ज़्यादातर जो बॉर्डर्स हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, वो ज़्यादातर ऐसे जिगजैग लाइन में बन जाएंगी अगर हम बेस लाइन ऐसे नहीं खींचेंगे तो, है ना। तो इसलिए ये खींची जाती है। इंटरनल वाटर्स में आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। फिर हम देखते हैं टेरिटोरियल लिमिट क्या होता है। अब ये देखिए क्या लिखा है, 12 नॉटिकल माइल्स, कहाँ से, बेस लाइन से। तो बेस लाइन से जब आप आगे चलोगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टेरिटोरियल लिमिट हो जाएगी, राइट। टेरिटोरियल लिमिट के बाद फिर अगर आप चलते हो आगे और कितना, 12 किलोमीटर, मतलब कि ये कितना हो गया, टोटल हो गया 24 किलोमीटर, राइट। आप यहाँ पे देखो ये टेरिटोरियल सी से आप आगे जाओगे, राइट, तो यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, 12 और 12 24। तो ये हो गया आपका कंटीजुअस जोन, जो कि कंटीजुअस जोन जो होता है वो होता है आपका 24 नैनो नॉटिकल माइल्स तक, है ना, 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अब देखो नॉटिकल माइल्स का मैं आपको बता दूंगा। अब ये हो गया अपना कंटीजुअस जोन, सेकंड जोन हो गया। थर्ड जोन कौन सा है अपना, थर्ड जोन है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आपकी बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, राइट। और उसके बाद आता है आपका हाई सी, हाई सी। तो यहाँ पे आपकी टोटल आपको 5 लाइनें मिलती हैं। सबसे पहले कौन सी हो गई, बेस लाइन हो गई। फिर आपकी कौन सी हो गई, टेरिटोरियल, है ना, टेरिटोरियल लिमिट हो गई। फिर होगी आपकी कौन सी, कंटीजुअस जोन हो गई। फिर होगी आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर हो गई आपकी हाई सी, राइट, फिर हो गया हाई सी। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 एक्चुअली में लाइन होती हैं। इंटरनल वाटर्स तो अलग हो गया, राइट, हम लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो ये अपन को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी चीज़ है,
सपोज़ करो कोई बाहर देश का शिप हमारी कंटीजियस जोन में अगर घुसता है तो हम उससे क्या लेंगे, कस्टम ड्यूटी लेंगे। अगर कोई शिप किसी दूसरे देश का विदाउट परमिशन अगर कंटीजियस जोन के ऊपर से भी जाता है एयर के, तो भी हम उससे कस्टम ड्यूटी या फिर जो भी है हम उससे वसूल सकते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। हाई सीज़ में ज़्यादातर आपने सुना होगा, हाई सीज़ में जो है मतलब दूसरे देश के लोग भी आ सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो है पेट्रोलियम वगैरह हाई सीज़ में ही मिलता है। हाई सीज़ आप देखोगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, राइट, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिख रहा है, इसके बाद ही मेनली हाई सी स्टार्ट होता है। ये काफ़ी डीप होता है, राइट। और फिर जो आपका टेरिटोरियल सी है, इसमें बस इंडिया के लोग ही मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे सी एक्सप्लोरेशन है ना, मराइन एक्सप्लोरेशंस, तो ये सब होते चलते रहते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़, अगर कोई हमारे टेरिटोरियल एरिया में घुसते हैं, ठीक है, बिना परमिशन, तो उन पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये हो गया, राइट। अब देखो आगे देखते हैं। तो जैसे कि अपन ने नॉटिकल माइल के बारे में देखा, तो आप देखो यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल्स बराबर जो है वो कितना है, 1.8 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर अराउंड होता है। मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड नहीं होता है, यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल अलग है। और अगर आप डेप्थ की बात करोगे तो सी में डेप्थ जो है वो फैदम से नापी जाती है, राइट, उसकी जो यूनिट होती है। अब देखते हैं सदर्न बाउंड्री क्या बोल रहा है। सदर्न बाउंड्री जो है वो एक्सटेंड करती है 6 डिग्री 45 नॉर्थ तक। अब देखो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे कि हमारा ये जो इंडिया है, ठीक है, ये इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये लाई करता है, राइट। यहाँ पे ये लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो कैसे आप देखोगे कि ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये बीच में इक्वेटर हो गया, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो हमारा आप देखोगे कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो हमारा लैटिट्यूड है उसमें हम ई लगाते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उन्होंने ईस्टर्न को जो है वेस्टर्न बोल दिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और क्या बोल रहा है, देखो 6 डिग्री 45 नॉर्थ अपन ने डिस्कस किया, कहाँ लाई करता है ये लाई करता है अंडमान निकोबार का। कौन से आइलैंड में लाई करता है ये, ग्रेट निकोबार में, राइट, क्योंकि ग्रेट निकोबार इज़ द सदर्न मोस्ट आइलैंड। अब इनका ऑर्डर क्या है ये भी अपन देख लेंगे अभी, राइट। अब क्या बोल रहा है आगे कि इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, वो रफली 30 डिग्रीज जो हैं उनमें डिफरेंस है, राइट। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को अगर हम देखेंगे तो सच में जो डिफरेंस आता है वो कितना, 30 डिग्रीज का आता है। अब 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट होते हैं, राइट। ये भी आपको याद रखना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ये चीज़। जो एक्चुअल डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ वो एक्सट्रीमली कितना है, 32-14, नॉर्थ से साउथ जाओगे तब। और आप अगर ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो वो कितना है, 29-33। अब इसको हम देख लेते हैं। अब देखो ये मैप आपको दिख रहा है। अब इसमें ये जो अपना वेस्टर्न मोस्ट से ईस्टर्न मोस्ट जो गया है, इसमें आपको जो डिफरेंस दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, राइट। और जो अपना नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है और जो अपना 6 डिग्री 45, ये तो काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, मेन लैंड का, तो ये 3214 किलोमीटर आता है। अब इंडिया का एरिया कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलो आगे देखो, जो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका है ना वो यही है कि आप एक एक वर्ड को उठाओ, उस वर्ड को अच्छे से एनालाइज करो, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानो, जिससे कि आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप जो है उसको एकदम फिल्टर करते जाते हो और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, राइट, क्योंकि ये बेस है हमारा। अब क्या जनरल स्टैंडिंग क्या बोल रहा है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कंट्रीज़ में कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हम सिलेक्ट करेंगे वो 7 डिग्री 30 के लॉन्गिट्यूड में हम जो उसके मल्टीपल्स में हम सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए इंडिया ने जो सिलेक्ट किया है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट में सिलेक्ट किया है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है। और कुछ कंट्रीज़ में जो है एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं
क्योंकि उनका जो वास्ट ईस्ट एक्सपांशन है, ईस्ट वेस्ट एक्सपांशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनका एरिया ज़्यादा है, तो उस वजह से उन्होंने ज़्यादा टाइम जोन लेके रखे हैं। जैसे कि बोल रहा है यूएस के 7 टाइम जोन है। अब हम टाइम जोन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। हाँ जी, तो देखो वर्ल्ड वाइड जो है ना, जो टाइम जोन का सिस्टम है, वो सबसे पहले प्रपोज किया गया था एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर थे, राइट, जिनका नाम था सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। और इन्होंने कब ये प्रपोज किया था? 1879 में। ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो फर्स्ट सेटअप किया था टाइम जोन, वो 1884 में सेटअप किया था, ब्रिटिश राज के टाइम पे। अब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में 3 मेजर टाइम जोन्स थे। कौन कौन से थे? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो जो प्रोविंसेस थी, है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो उनमें टाइम जोन्स बना दिए गए थे। अब 1906 में एक सिंगल टाइम जोन सेटअप किया गया था। ये हो गए हमारे इंडिया की बात। अभी सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं फ्रांस के। आप देखोगे कि फ्रांस के आइलैंड भी बहुत है। फ्रांस का एक रीयूनियन आइलैंड मिलता है, बहुत फेमस रीयूनियन आइलैंड है, जहाँ पे एक्सरसाइजेज वगैरह भी की जाती हैं, और ये इंडियन ओशन में लाई करता है, राइट। इसके बारे में आप देख लेना। अब देखो हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है। अब ये है क्या? जीएमटी। जीएमटी जो है ये है ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम। अब ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक प्लेस है ना, और ये प्लेस कहाँ, किस कंट्री में है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है ये प्लेस। अब देखो यूनाइटेड किंगडम अलग है, राइट, ब्रिटेन अलग है, तो इसके बारे में भी हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब जो है ये प्लेस जो है यूके में लाई करती है ग्रीनविच, और यहाँ के जो ज़्यादातर जोग्राफर्स थे उस टाइम के, तो वो ग्रीनविच के थे ऐसा माना जाता है, और उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रीनविच को जो है वो हम स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से 0 डिग्री इसी को मान लेंगे। तो वहाँ से हम जो है 80 to 30 ईस्ट लेते हैं। अब देखो वहाँ से 80 to 30 ईस्ट अगर आप लोगे तो कितने घंटे का डिफरेंस पड़ता है ये हम देखते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि 1 डिग्री में कितने होते हैं? तो 4 मिनट होते हैं, राइट, है ना। अब 80 to 30, तो जब आप 82 इंटू 4 करोगे, मतलब 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4 2 8 एंड 4 8 32, 328 मिनट्स, राइट। ये क्या आ रहे हैं? मिनट्स आ रहे हैं। इसको आप 60 से डिवाइड करो, और कितना है अपने पास? 30 डिग्री और है, तो मतलब कि 2 मिनट्स और है, तो 330 हो गया। 330 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5.5 घंटे आएंगे, ठीक है, 5 hours 30 मिनट्स। तो इसलिए हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से 5 hours 30 मिनट्स आगे चलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ये इधर से ही क्यों लिया गया, मतलब ये जो ग्रीनविच मीन टाइम लिया गया है, इसका जो सेंटर बनाया गया वो एक जगह है यहाँ पे यूपी में, जिस जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। और देखो इसके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो मिर्ज़ापुर आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फिर आपको एक याद रखना है नैनी, जो कि इलाहाबाद में। एक्चुअली में मिर्ज़ापुर के पास में ही है नैनी, राइट, तो स्पेसिफिक लोकेशन नैनी हो जाएगी, है। तो ये यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए। अब ये 80 to 30 ईस्ट जो है ये ऐसे हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, राइट, तो ये कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से गुजर रहा है इसको हमें याद रखना है। तो पहला कौन सा स्टेट है? यूपी हो गया, राइट, ये देखो आप, ये क्या हो गया? यूपी हो गया। फिर आप नीचे आओगे तो ये यहाँ से ये जा रहा है और ये एमपी को टच करते हुए जा रहा है। एमपी के एक्चुअली में ये सिंगरौली से टच करते हुए जाता है, ठीक है, तो एमपी हो गया। फिर आप आओगे छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हो गया ये उड़ीसा हो गया, फिर हो गया ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो यूपी, एमपी, राइट, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राइट। तो कितने स्टेट हो गए ये? 5 स्टेट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और हमें ये भी याद रखना है कि अदर देन इंडिया विच कंट्री फॉलोज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो वो है हमारी श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका फॉलो करता है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो
एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्टेटमेंट दिया है और रीज़न दिया है। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, लेकिन अपने इंडिया में जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ वो कितना आता है 3214, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है बस ओनली 2933 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना हमारे, वो उनका जो डिस्टेंस होता है वो पोल्स की तरफ जाते जाते क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, जबकि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि ये हमारा अर्थ है ना, और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं लैटिट्यूड, और जो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, मैंने आपको बताया 11 किलोमीटर, है ना, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ऐसे यहाँ पोल से ऐसे जाते हैं और यहाँ ऊपर जाके मिल जाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनका जो डिस्टेंस रहता है वो जब पोल की तरफ जाते हैं तो उनका डिस्टेंस in between them starts decreasing, and at poles the distance between the two longitudes is 0, right? तो ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या लिखा है कि जो लैटिट्यूड्स हैं अगर हम उनको देखते हैं, राइट, जो लैटिट्यूड्स हैं उनको अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सदर्न पार्ट है कंट्री का वो लाई करता है कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन में। और इसी वजह से, इस लोकेशन की वजह से जो हमारे इंडिया के सॉइल में, क्लाइमेट में, नेचुरल वेजिटेशन में जो है वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो अब इस लाइन को हम समझते हैं। अब इसमें जो हमको देखने को मिल रहा है, ये जो आपका सदर्न मोस्ट पार्ट है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में आ रहा है, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के जोन को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन में आपका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आ रहा है। इसी वजह से हमको इंडिया के टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल जोन, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट। इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें ओनली नहीं लगा है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स आती है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, सो यू विल हैव टू मेंटेन योर डिसिप्लिन। तो अब आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये कि लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और उसके इम्प्लीकेशंस ऑन द इंडियन पीपल, है ना। तो ये तो हमने देखा। अगर आप देखोगे तो इंडियन पीपल जो नॉर्थ में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कल्चरल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, है ना, फूड हैबिट्स अलग हैं, और आप देखोगे तो आपकी जो फार्मिंग हैबिट्स हैं वो अलग हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, और जो पहनावा होता है वो सब कुछ बदल जाता है ना। कल्चरल और पॉलिटिकल विलिंगनेस, सब चीज़ों को, लिटरेसी, है ना। तो नॉर्थ से साउथ में जो है काफ़ी सारे जो है इम्प्लीकेशंस हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के क्या क्या हैं वो आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेना अपने हिसाब से। अब हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये कि फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हम क्वाइट डिसर्नेबल है कि वेरिएशन जो है नियरली 30 डिग्रीज़ का है, जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस होता है 2 घंटे का। अब देखो, अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में कंट्री के 2 घंटे का डिफरेंस समझ में आ रहा है। 30 डिग्री मतलब कितना होता है, 1 डिग्री में मैंने बताया आपको 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री मतलब कि 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मतलब कि 2 आवर्स। ओके, तो ये हमको देखने में मिलता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया ये 68 डिग्री 7 ईस्ट है, ये 97 डिग्री 25 ईस्ट है। अब इन दोनों के आप बीच में अगर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, सपोज़ कर लो ये 67 है, राइट, सपोज़ करने को बोल रहा हूँ, और ये मान लो आप 97 है, तो 97 माइनस 67 जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो ये कितना हो गया, 120 मिनट्स हो गया। तो मतलब कि कंट्री के अगर आप वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना, टाइम जोन में। तो ये चीज़ बात कर रहा है। इसीलिए अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा था
जो कि है चाय बागान टाइम जोन। आप इसको पढ़ लेना, है ना। ये करंट का टॉपिक है, चाय बागान टाइम जोन। क्या है चाय बागान टाइम जोन, है ना। अगर ये बनती है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो ये सब आप लोग देख लेना एक बार। हाँ, तो देखो ये क्या बोल रहा है। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि 30 डिग्री जो है वेरिएशन मिलता है 2 घंटे का, है ना। तो ये तो अपन को समझ में आ गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे कि आप फेमिलियर हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से, तो वो बोल रहा है कि यूज़ क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन का। तो क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। यूज़ ये हो सकते हैं कि पूरे देश में जो है टाइम जोन सेम रहेगा, तो कॉरपोरेट जो सेक्टर्स हैं, राइट, उनमें मिसमैच नहीं रहेगा, राइट। इंडिया के लोग जो हैं एक टाइम जोन से, अगर कोई बंदा चेन्नई से जाता है, राइट, अरुणाचल जाता है, तो उसको अपनी बार बार घड़ी सेट नहीं करनी पड़ेगी, है ना। उसको जो है टाइम जोन में दिक्कत नहीं आएगी कि अब कितना टाइम हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी बहुत। अब ये क्या बोल रहा है कि जो जब वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर। जो वॉचेस हैं डिब्रूगढ़ में, इम्फाल, ईस्टर्न जैसलमेर में, भोपाल और चेन्नई, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो शो द सेम टाइम। तो वही वाली चीज़ बोल रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखो आप, बस आपको एक पेज करना था। अगर मैं चाहता तो इसको 2 मिनट में पढ़ के मैं इसको ख़त्म कर सकता था, बट हमको एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को जो है काफ़ी गहराई में देखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है ना। तो ये क्वेश्चन 1 नॉटिकल माइल का, सपोज़ करो आप कोई PCS देने गए वहाँ पे आ गया, कोई आप और दूसरा एग्ज़ाम देने गए EPFO वगैरह वहाँ पूछ लिया, तो ये हो जाता है, राइट। चलो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, एक बार CDS में आया, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट में आया था कि नॉर्थ से साउथ जो है हमको पाक स्टेट, पाक बे और गल्फ़ ऑफ मन्नार को ऐसे करके मतलब कि लगाना था। तो आपको यह रखना है, नॉर्थ से साउथ बोलेगा तो पाक स्ट्रेट पहले आएगा, फिर पाक बे आता है, फिर यहाँ पे एडम्स ब्रिज है, फिर यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम अपने लक्षद्वीप आइलैंड पे, राइट। अब जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इसमें जो है आप देखोगे 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है, एक आपको 9 डिग्री चैनल दिख रहा है, राइट। अब ये 8 डिग्री चैनल जो है, ये मिनिकॉय आइलैंड दिख रहा होगा आपको। तो ये मिनिकॉय आइलैंड, और इसके इधर सदर्न में आपको दिखेगा मालदीव्स, राइट, यहाँ पे मालदीव्स। तो इसके बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। तो जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि 8 डिग्री चैनल लाइज बिटवीन, तो इट लाइज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। अब आता है कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच में लाई करता है, तो इट लाइज बिटवीन द मिनिकॉय एंड आपका लक्षद्वीप। और मिनिकॉय या फिर आपको यहाँ के नॉर्दर्न मोस्ट की कोई एक आइलैंड दे दिया तो वो भी सही हो जाएगा। ये कल्पेनी आइलैंड है, ये एंड्रोड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, राइट। कदमत आइलैंड है, अमिनदीवी है, कित्तन है, राइट। ये चेल्टाट है, अगाती अगाती आइलैंड पे लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, राइट। कावारती जो है इसकी कैपिटल है, सुहेली है। तो ये आइलैंड आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली 1-2 साल पहले एक तेलांगचोंग आइलैंड है, उसके बाद लिए क्वेश्चन आया था, और वो उसका आइलैंड है अपना अंडमान निकोबार का आइलैंड है, ओके। अब अंडमान निकोबार का हम देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार का जैसे आप देखोगे, तो देखो इधर हमारा इस साइड में इंडिया है, राइट। अब इस साइड में इंडिया है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये प्रेपिस आइलैंड है एक, प्रेपरिस, ये आइलैंड है म्यांमार का। यहाँ पे आप देख रहे होगे माउथ ऑफ द इरावदी रिवर। ये इरावदी रिवर जो है, ये इरावदी रिवर म्यांमार से होते हुए आती है। यहाँ पे इसका एक आइलैंड है, यहाँ पे है कोको आइलैंड। ये मेन आइलैंड है क्योंकि इसके बाद पड़ता है कोको चैनल। कोको चैनल का नाम ही कोको आइलैंड पे रखा गया है। अब कोको जो चैनल है वो लाई करता है जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान का, क्या है, ये है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। अब नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में क्या है, कोको चैनल है। ये आपको नारकोंडम आइलैंड दिख रहा होगा। नारकोंडम आइलैंड जो है, इस पे जो है अपना एक वॉल्केनो है, लेकिन वो वॉल्केनो जो है डोरमेंट है, इंडिया का वॉल्केनो है, राइट।
फिर आपको यहाँ पे एक बैरन आइलैंड दिख रहा है। ये बैरन जो लैंड है ना, ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ये आपको याद में रखना है। फिर नॉर्थ अंडमान के बाद आपको यहाँ पे मिडिल अंडमान दिख रहा होगा, मिडिल अंडमान है। फिर क्या है, साउथ अंडमान है। फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान में ही कैपिटल है क्या, पोर्ट ब्लेयर, ये आपको याद रखना है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब देखो लिटिल अंडमान तक ये अंडमान के आइलैंड्स थे। नॉर्थ अंडमान मैं आपको यहाँ पे सीरीज़ बना के बता देता हूँ कि कैसे कैसे हैं ये, तो इससे आपको याद रहेगा, राइट। सबसे पहले क्या है, नॉर्थ अंडमान। फिर क्या है, मिडिल अंडमान। फिर क्या है, साउथ अंडमान। फिर क्या है, लिटिल अंडमान। फिर क्या है आपका, कार निकोबार। अब देखो, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो ये तो आपको नॉर्मली याद रहेगा, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ठीक है। अब कार ले ली ग्रेट, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये हो गए निकोबार के। अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज मिलता है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक पैसेज मिलता है जिसको बोलते हैं अपन डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं, डंकन पैसेज, राइट। अब लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में एक हमको चैनल मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, 10 डिग्री चैनल, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी आइलैंड आप इसके पढ़ सकते हो, जो छोटे छोटे हैं, आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हो। इसमें तो काफ़ी कम दिए हुए हैं, इसमें तो तरासा, कमरुट्टा, कच्चल काफ़ी कम दिए, तिलांगचोंग और काफ़ी सारे हैं इसके, राइट। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना थ्रू द एटलस, और ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेना, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। अब इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो, ये पॉलिटिकल फिगर मान लो, एक पॉलिटिकल मैप, कि जो उसकी कैपिटल, लद्दाख की कैपिटल है ले, श्रीनगर की क्या है, राइट, श्रीनगर, ये श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की। तो ये सारी कैपिटल्स वगैरह बता दी गई हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री बता दी गई है। अब देखो, स्टेट बाउंड्री में तो आप कुछ कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है सोनभद्र, राइट। ये इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 राज्यों से या फिर 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है ना, ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं, एक तो बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक एमपी हो गया, ये 4 स्टेट है। अब देख लेते हैं अपन इंटरनेशनल बाउंड्री की, जैसे अपन बात कर रहे थे, तो आप इस उससे याद रख सकते हो, है ना। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक है आपकी बचपन, बचपन MBA, राइट, बचपन MBA। तो ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, मतलब आप इससे नॉर्मली भी याद रख सकते हो। तो देखो, सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, बांग्लादेश, और ये आपका, सॉरी बांग्लादेश नहीं, भूटान है ये, भूटान, और ये आपका अफ़गानिस्तान। तो ये जो है ऑर्डर है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा शेयर करता है, ये आपको पता ही है। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको पॉज करके दोबारा लिख सकते हो कहीं पे, इस ऑर्डर को दोबारा रिपीट करके वीडियो को, राइट। तो ये हमको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, रेस्ट इज़ अप टू यू, ओके। क्योंकि देखो, UPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसे शेयर करता है ना, ये कभी नहीं पूछेगा वो। चलो, अब अपन आगे चलते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट पेज है, लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, ये क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का ईस्टर्न पार्ट है ना, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, राइट। और अगर अपन इक्वेटर से देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। अब देख लो, आप इसमें से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि इंडिया जो है ईस्टर्न, अब इसकी आप ये एयर रूट और सी रूट के बारे में जनरली नॉर्मली बताया गया है कि कौन कौन से रूट्स फॉलो करते हैं। तो आपको एक यहाँ याद रखना है, ये सुएज़ कैनाल है ना,
इससे रिलेटेड अभी MPPSC में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट या फिर कैनाल, है ना, स्ट्रेट आया था एक्चुअली में, हाँ, तो स्ट्रेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्वेज कैनाल उसका आंसर था। और ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसमें ये पैराग्राफ में ऐसे करके दिया हुआ है, तो वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ओके, अब देखो इंडिया का एरिया क्या है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले, है ना। इंडिया का एरिया है 32 लाख, है ना, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना परसेंट है वर्ल्ड का, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 2.4% है। किसका? वर्ल्ड का, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। और फिर आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हम फर्स्ट हो गए हैं अब जहाँ तक, है ना। अब हम देखते हैं, अब आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी कंट्री इंडिया से बड़ी है, राइट। तो ये आप लोग देख लेना, सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री जो है एरिया वाइज वो तो रशिया है, राइट। फिर जो अपने ऊपर जो 5 कंट्री 6 और आती हैं, 6 कंट्री और आती हैं, उनको आपको देखना है, राइट। ये आपका टास्क है। अब अपन आते हैं आगे कि साइज़ जो है इंडिया का, वो काफ़ी फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है ना। कहीं पे आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं को आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, और मरुस्थल भी मिलते हैं। अब मरुस्थली जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक्चुअली में डेजर्ट के लिए यूज़ किया है ना। सैंडी एक्सपांस ऑफ मरुस्थली, ऐसा लिखा है। अब ये इंडिया जो है हिमालय से बाउंड है ना, नॉर्थ में, और हिंदुकुश, सुलेमान रेंजेस भी हैं नॉर्थ वेस्ट में, है ना। पूर्वांचल हिल्स अपन को मिलती हैं कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। लार्ज एक्सपांस है इंडियन ओशन का कहाँ पे? साउथ में। और काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंटिटी बनाता है इन सब को मिला के। अब देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल दिया इन्होंने। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से छोटा होता है ना, कॉन्टिनेंट का दर्जा जिसको नहीं मिला हो, लेकिन उसमें एक कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेज है ना, कॉन्टिनेंट की जो परिभाषा है, उसके सारे गुण उसमें मिलते हो। मतलब कि उनका कल्चर एक हो, राइट, वहाँ पे ज़्यादातर जो है आपका क्लाइमेट वगैरह वो सेम ही रहता हो, वहाँ के लोग जो हैं नियर बाय मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें। अब वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस किस कंट्रीज़ को लिया है, तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू NCERT इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को लिया है इन्होंने, नेपाल को लिया है, देखो भूटान को लिया है, बांग्लादेश को लिया है, और इंडिया तो है ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेनली सब कॉन्टिनेंट जो हैं जहाँ पे कल्चरल इंटीग्रिटी पाई जाती है उस रीजन को बोलते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि हिमालयाज़ जो हैं टुगेदर विद अदर रेंजेस वो एक्ट करते हैं एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर, है ना, इन द पास्ट। मतलब कि हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन्स, जैसे कि खाइबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, बोमदिला, है ना, उनको क्रॉस करना इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। तो सही बात बोल रहे हैं कि जो पास वगैरह हैं इनसे तो आप जो है मतलब कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन जो हिमालय है उसकी वो एक फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर है कि यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पाए कभी, तो इसलिए कोई कल्चरल इंटीग्रिटी नहीं बन पाई, ये बोलना चाह रहा है, राइट। अब देखो जो शिपकिला है वो हिमाचल में पड़ता है, नाथुला जो है वो सिक्किम में, ये पासिस हैं, राइट। खैबर पास, खैबर पख्तून अपना ये पाकिस्तान साइड में, बोमदिला अपने अरुणाचल में, राइट। अब बोल रहा है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इवॉल्विंग ऑफ अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो यूनिटी है वो इवॉल्व हो पाई, किसकी वजह से? हिमालय और इन पासिस की वजह से। तो ये इसने बता दिया। अब आगे अपन चलते हैं, तो बोल रहा है कि वाई रेफरिंग टू अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तुम डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या क्या फिजिकल वेरिएशंस जो हैं वो हमने देखे हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जैसलमेर से इम्फाल तक मणिपुर में।
तो ये आप लोग मतलब कि एक्सरसाइज है आपके लिए, आप लोग अपने माइंड में ऐसे सोच सकते हो, राइट, कि जब हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो क्या क्या हमको फिज़िकल डिफरेंसेस, फिज़िकल वेरिएशंस क्या क्या मिलते हैं। तो फिज़िकल वेरिएंसेस में आप देख सकते हो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बदलता जाता है, जो आपका क्लाइमेट होता है वो बदलता जाता है, सॉइल बदल जाती है, राइट। उसके बाद रॉक का फॉर्मेशन, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर रिवर्स का जो फ्लो है कि भाई जो हिमालयन रिवर्स हैं वो जो आती हैं अपनी वे ऑफ बंगाल में जाती हैं ज़्यादातर, राइट। और वो जो हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा पेरिनियल रिवर्स हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। और जो आपकी यहाँ की सदर्न मोस्ट रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर्स आपकी अरेबियन सी में भी जाती हैं, साथ में आपकी ये पेरिनियल नहीं है क्योंकि इनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं, बोल रहा है कि पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वो एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन की तरफ। और ये जो है कंट्री की कोस्ट लाइन जो है हमारी वो है 6100 किलोमीटर मेनलैंड में। और जो इंटायर कोस्ट लाइन है, राइट, इंटायर मतलब कि इसने अंडमान निकोबार सबको ले लिया, तो कितना आता है 7517। लेकिन अगर बस इंडियन मेनलैंड की लोगे तो वो कितना है 6100 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपको वर्ड टू वर्ड जाना है तभी आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो। अदरवाइज़ आप चाहो तो 4 घंटे में बैठ के पूरी 11th की एनसीईआरटी आप निकाल सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको ऐसा करना चाहते हो कि आज आपने कर लिया तो आज के बाद 1 डेढ़ साल तक आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। और आप इससे एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो 1 पेज में, राइट, जो आपको लग रहा है इसमें इम्पोर्टेंट है, ऐसा कर सकते हो। अब ये वही इंडिया के नेबर्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे एक पोर्टल के बारे में बताया है स्कूल भवन एनसीईआरटी, वो ऐसे ही इन्होंने बता दिया कि यहाँ से जो है आप इनिशिएटिव है इसरो का इनिशिएटिव है, एनसीईआरटी सिलेबस आप यहाँ से ले सकते हो। अब ये बता रहा है कि एग्जामाइन करना है आपको लोकेशन किसकी, इंडिया के मैप पे, कि इंडिया जो है लोकेटेड कहाँ है, साउथ सेंट्रल पार्ट में एशिया के कॉन्टिनेंट में। और ये बॉर्डर करता है इंडियन ओशन को, और इसकी 2 आर्म्स जो हैं एक्सटेंडेड हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। इसका जो मैरी टाइम लोकेशन है पेनिनसुलर इंडिया का, वो लिंक प्रोवाइड करता है नेबरिंग रीजन्स को थ्रू द सी एंड द एयर रूट्स, है ना। अब आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है नेबरिंग कंट्रीज़ की, जैसे, और श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में, ये आपको पता ही है ना। श्रीलंका जो है सेपरेट है किससे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ये अपन ने देख ही लिया है ना। तो ये अपना हो ही गया, ये वाला पार्ट अपना हो ही गया था पहले ही। अपन इधर देख लेते हैं नीचे कि डू यू थिंक दैट द फिजिकल बैरियर इज़ अ हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आर नेबरिंग कंट्रीज इन द मॉडर्न टाइम्स। तो इसको आप इजीली, कि जहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अब तो फ्लाइट्स वगैरह चलने लगी हैं, है ना, और अब काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आ गए हैं, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सच एस मेल और ये वो ऐसा वैसा, है ना। लेकिन फिजिकल बैरियर फिर भी बनता है, लास्ट में जाके अपन को ऐसे लिख देना है। क्यों बनता है, क्योंकि जो कल्चरल इंटीग्रिटी आती है वो लोगों के एक साथ रहने से आती है। वो आप रह नहीं सकते हो या फिर आप देख नहीं सकते दूसरे कल्चर जब तक फिजिकल बैरियर्स हैं, है ना, ये चीज़ें भी हैं। अब हमको बोल रहा है कि ऑब्ज़र्व करना है इंडिया का मैप एटलस स्कूल पे, है ना, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेजेस लोकेटेड नियर इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जैसे कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो फेमस रहे हैं, है ना, जो फेमस डिस्ट्रिक्ट रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो आपको लगता है कि भाई अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर रीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना, क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो टच कर रहे हैं पाकिस्तान को, लद्दाख के कौन कौन से टच कर रहे हैं, तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है आपको, ओके। अब देखो हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इज़ रेलिवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज़ एरिया। अब आपको पता है कि जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है ना, वो कौन सा अपन के लिए वो सही होगा, देखो आप, तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ, है ना, 6 डिग्री 45 नॉर्थ,
8 डिग्री 45, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो हमको ये पता है कि हमारा जो इंडिया का एक्सटेंट है वो 6 डिग्री 45 से जाता है 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, है ना। क्योंकि जो 80 ये दिया है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, है ना, ये जो है आपका, यहाँ देखो आप, ये क्या है 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, लेकिन आप देखोगे 4 है, ये 45 थोड़ी है। ये क्या है 6 डिग्री 45 है, ये क्या है 37 डिग्री 6 है, राइट। तो ये एप्लीकेशन है, अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे आप आंसर दे लोगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा यूपीएससी में आपको मोस्ट रेलिवेंट लगाना है। तो मोस्ट रेलिवेंट क्या है, ये, राइट। क्योंकि 8 डिग्री 4 नॉर्थ तो किसका है, इंडिया के मेन लैंड का है। 6 डिग्री 4 नॉर्थ किसका है, इंडिया के कंप्लीट लैंड का है, अंडमान निकोबार से ऊपर तक। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर विद इंडिया। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, ये आपको ही पता है। अब थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लार्जर इन एरिया देन इंडिया, राइट। तो इसमें कौन से हैं, चाइना है, इजिप्ट है, फ्रांस, ईरान है, राइट। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चाइना हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स विच वन फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो हमने देखा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन कितना है 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब देखो यहाँ पे अगर दे देता 82 डिग्री, राइट, 30 वेस्ट, और एक ऑप्शन दे देता नन ऑफ दिस, तो ऐसे करके यूपीएससी खेल सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, राइट। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो हैं वो 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप मतलब कि अटेम्प्ट करते हो तो इससे आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा। अटेम्प्ट करने में भी आपको सोचना पड़ेगा, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्या बोला, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके ऊपर जो है आप 30 वर्ड्स, क्या मैं तो बोल रहा हूँ 200 वर्ड्स पे इस पर लिखो, राइट। इफ़ येस वाई डू यू थिंक सो। तो इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करो। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इस पर आप लिख सकते हो। हाउ इज़ लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजेस टू हर, कि हमारा जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है उसकी वजह से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये बताओ। वाइल द सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट से नागालैंड एंड ऑल्सो सेट्स अर्लियर, है ना। हाउ डू दीज द वॉचेस एट कोहिमा एंड न्यू दिल्ली शो द सेम टाइम। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप अटैम्प्ट करो, 2 पेजेस में आप लिखना 200 वर्ड्स में। और मेरा चैनल है टेलीग्राम पे अनुयुक्ति IAS के नाम से, उसका मैं लिंक जो है इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, राइट। वहाँ से आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, सेकंड चैप्टर, एंड होप कि हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं इसकी वजह से जो भी लोग हैं जो घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।